हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट में आपका स्वागत है। तो पिछले जो वीडियोस हैं उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से हमने काफ़ी जो टॉपिक हैं वो डिस्कस किए हैं। उसी रेंज में अब आज हम लेकर के आए हैं नया टॉपिक न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट मीन्स होता क्या है? न्यूट्रिएंट मीन्स होता है पोषक तत्व। पोषक तत्व यानी कि जो हमें पोषण करने के लिए यानी नरिशमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है हमारे शरीर को, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ये हमें आहार के द्वारा या हमारे शरीर के निर्माण के द्वारा भी प्राप्त होते हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट की। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन, ए सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। यानी एक ऐसा पदार्थ जो हमें उपलब्ध कराता है नरिशमेंट, जो कि हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए और ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, तो उसे हम न्यूट्रिएंट कहते हैं यानी पोषक तत्व कहते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में दो ग्रुपों में बांटा गया है न्यूट्रिएंट्स को। पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब पहले हम ये समझेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? दे आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट एंड आर एसेंशियल फॉर द एनर्जी एंड डेली एक्टिविटीज। यानी हमें डेली एक्टिविटीज के लिए और हमारे शरीर के एनर्जी के लिए जो हमें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, उन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। इन सभी की न्यूट्रिएंट्स की हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए हम इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट एंड परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन नीडेड फॉर आवर बॉडीज। यानी कि इन जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमें इनकी कम आवश्यकता होती है, लेकिन स्पेशल फंक्शन में इनकी जो आवश्यकता है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम विटामिन और मिनरल्स कहते हैं। स्पेशल फंक्शंस मीन्स क्या होता है? स्पेशल फंक्शंस मीन्स जैसे प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान, या फिर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हाई ग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, तो उस समय हमें इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता अत्यधिक होती है। तो अब हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने बात की थी न्यूट्रिएंट्स की, तो इनको दो ग्रुपों में रखा गया है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यानी न्यूट्रिएंट्स टोटल कितने हुए? टोटल 6 हुए। एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन और मिनरल्स। ये क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स हैं। इन्हें दो ग्रुप में बांट दिया गया है, एक मैक्रो जिनकी हमें लार्ज अमाउंट में आवश्यकता होती है, और एक माइक्रो जिनकी हमें कम आवश्यकता होती है, उन्हें हम माइक्रो कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। इनको हम डिटेल में जानेंगे कि ये क्या है, इनकी कितनी मात्रा में हमें आवश्यकता होती है और इनकी रिक्वायरमेंट कितनी है और ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो पहला है कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीजों से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर, स्टार्च एंड फाइबर फाउंड इन फ्रूट, ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड मिल्क प्रोडक्ट। यानी ये इन चीजों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो इनको हम 4 ग्रुपों में बांटते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। एक मोनोसैक्राइड्स, यानी मोनोसैक्राइड्स क्या है? मोनोसैक्राइड्स वो हैं जिसमें 1 शुगर यूनिट या 1 शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी 1 शुगर मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, एक यूनिट, उसे हम मोनोसैक्राइड्स कहते हैं। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज। इन तीनों में, यानी ग्लूकोज है इसमें 1 शुगर यूनिट होती है, फ्रक्टोज है इसमें भी 1 शुगर यूनिट होती है, और गैलेक्टोज होता है उसमें भी 1 शुगर यूनिट होती है। तो जिनमें 1 शुगर यूनिट पाई जाती है उन्हें हम मोनोसैक्राइड्स कहते हैं। इसके बाद में अब बात करते हैं हम डाइसैक्राइड्स।
अब डाइसैकेराइड्स क्या है? तो पहले तो हमने मोनोसैकेराइड में बताया था कि 1 यूनिट शुगर या 1 शुगर मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं, और जिसमें 2 शुगर यूनिट्स या 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें कितने थे? 1 शुगर यूनिट, और इसमें 2 शुगर यूनिट या 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे सुक्रोज है, लैक्टोज है और माल्टोज है। अब जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, डाइसैकेराइड है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दोनों मिलकर के सुक्रोज का निर्माण करते हैं। जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है। कहाँ पाया जाता है? माता के दूध में पाया जाता है। जो दूध में पाया जाने वाला शुगर है उसे हम लैक्टोज कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें गैलेक्टोज एंड शुगर 2 यूनिट शुगर की होती है जो मिलकर के लैक्टोज का निर्माण करती है। ऐसे ही माल्टोज, माल्टोज में क्या है? 2 शुगर यूनिट्स, यानी इसमें 2 ग्लूकोज यूनिट होती हैं और वो डाइसैकेराइड कहलाता है। तो इसके बाद में अब हम बात करते हैं थर्ड, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? तो ओलिगोसैकेराइड्स वो सैकेराइड्स हैं जिनमें 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, 2 to 10 शुगर यानी 2 से लेकर के 10 के बीच में शुगर यूनिट्स पाई जाती हैं या शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे रेफिनोज एंड स्टेसियोज। तो रेफिनोज के बारे में बात करते हैं। रेफिनोज क्या है? ट्राइसैकेराइड है। ट्राई मतलब जिसमें 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से हैं? लैक्टोज और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये 3 इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ट्राइसैकेराइड कहते हैं। और ये किस में आता है? ओलिगोसैकेराइड्स में आता है। और दूसरा उदाहरण है स्टेसियोज। स्टेसियोज है यानी टेट्रासैकेराइड्स। ये टेट्रासैकेराइड है क्योंकि इसमें 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। कौन कौन से? 2 गैलेक्टोज होते हैं, 2 यूनिट गैलेक्टोज, 1 यूनिट ग्लूकोज और 1 यूनिट फ्रक्टोज, ये मिलकर के ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड क्या है? मोर देन 10 यूनिट्स, जिसमें 10 से ज़्यादा शुगर की यूनिट होती हैं, उसे हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज। तो अब बात करते हैं हम स्टार्च की। तो स्टार्च में कितनी यूनिट? 30 ग्लूकोज यूनिट्स, यानी इसमें 30 ग्लूकोज की यूनिट पाई जाती हैं स्टार्च में। स्टार्च क्या है? ए कार्बोहाइड्रेट दैट इज द चीफ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स में चीफ एनर्जी ऑफ ग्लूकोज की पाई जाती है उसे हम स्टार्च कहते हैं। इसमें 30 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होती है। इसके बाद में दूसरा उदाहरण है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन ए सब्सटेंस डिपोजिट इन बॉडी टिश्यू एज ए स्टोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा वो है जो बॉडी में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। और इसमें कितनी यूनिट शुगर होती है? 12 ग्लूकोज यूनिट होती है। इसके बाद में सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? इसमें मोर देन 3000 ग्लूकोज यूनिट होती हैं, उसे हम सेल्यूलोज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो ये बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद में अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में करता क्या है। तो सबसे पहले फंक्शन, मेन फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रदान करता है। एनर्जी यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 kcal 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। और हमारी डेली जो नीड है, यानी हमारी बॉडी की जो नीड है, हमें आवश्यकता होती है, वो 225 से 325 ग्राम पर डे हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है एनर्जी की, जो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। उसके बाद में दूसरा फंक्शन जो बात करेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, वो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यानी कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के लिए बहुत ही आवश्यक है। दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। इसके बाद में तीसरा है सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यानी ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस करता है हमारी बॉडी में। और उसके बाद में एक और फंक्शन है इसका मेन, व्हेन कंज्यूम्ड इन एक्सेस दे मे बी कन्वर्टेड इनटू द फैट एंड स्टोर इन द बॉडी, यानी जब हमें ये ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है या आहार में या डाइट में हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो ये फैट के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में
अब बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि ये सबसे ज्यादा स्टार्चेस में पाया जाता है। स्टार्च, शुगर, सेल्यूलोज के रूप में हमें पाया जाता है। तो स्टार्च हमें किससे प्राप्त होता है? राइस से, सीरियल से, रूट्स से, पोटैटोज से। काफी मात्रा में पोटैटोज से हमें स्टार्च प्राप्त होता है। तो और शुगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में प्राप्त होता है। सेल्यूलोज हमें फ्रूट से और सीरियल से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसके जो सोर्सेज हैं वो है राइस, सीरियल्स, रूट्स, पोटैटोज, फ्रूट, व्हीट एक्सेट्रा। इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है हमारी बॉडी को। अब बात करते हैं हम डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो हमने बताया था कि डेली रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की कितनी है कार्बोहाइड्रेट की, 225 टू 325 ग्राम पर डे। तो अगर हम इससे कम मात्रा में जब हम लेंगे तो उससे डेफिशिएंसी उत्पन्न होगी हमारी बॉडी में। तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? तो चाइल्ड एज में मेरास्मस हमें हो सकता है, सूखा रोग जो होता है मेरास्मस, पीईएम क्या है? प्रोटीन एलर्जी, मालन्यूट्रिशन, और एडल्ट में मालन्यूट्रिशन हो सकता है डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। उसके बाद में ओवर कंजप्शन, यानी हम ज़्यादा मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट लें, कोई भी चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम कम मात्रा में लें तो भी हानिकारक है और ज़्यादा मात्रा में लें तो भी हानिकारक है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो उस कारण से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? तो वो सबसे मेन है, मे लीड टू ओवरवेट, यानी अगर हम ज़्यादा लेंगे तो उससे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये फैट के रूप में स्टोर रहता है हमारी बॉडी में, यानी कि 500 कैलोरी जो होती है शुगर, वो हमारे शरीर में हर समय स्टोर रहती है ग्लाइकोजन के रूप में। अगर उससे ज़्यादा हम अगर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हमारी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होगा तो उससे क्या होगा? ओवरवेट हो जाएगा, मोटापा, ओबेज हो जाएगा, और ओबेज के कारण हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये दो दिक्कतें हो सकती हैं ओवर कंजप्शन में, ओवरवेट और हार्ट डिजीज। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से। अब डाइजेशन प्रक्रिया माउथ से शुरू होती है। और अब बात करें इसकी एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं हम स्टोरेज की, यानी कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज कहाँ रहता है? तो ये हमारे शरीर में 3 रूप में स्टोरेज रहता है, यानी सम पार्ट ऑफ शुगर स्टोरेज इन लिवर, यानी शुगर के रूप में कुछ पार्ट कार्बोहाइड्रेट का हमारे लिवर में स्टोर रहता है, और ग्लाइकोजन के रूप में भी मैंने जैसा आपको बताया था कि लगभग 500 ग्राम ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है इन मसल्स में। और उससे अगर ज़्यादा मात्रा में हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो फैट के रूप में स्टोर रहता है एडिपोज टिश्यू में। तो ये बात की हमने आज कार्बोहाइड्रेट की। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, और वो है प्रोटीन। तो हम बात कर रहे थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसमें हमने अभी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक और न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोटीन। तो अब बात करेंगे हम प्रोटीन की कि प्रोटीन क्या है और हमारे शरीर को इसकी कितनी आवश्यकता है और ये हमारे शरीर में फंक्शन करता क्या है। तो अब बात करते हैं प्रोटीन की। तो सबसे पहले प्रोटीन क्या है? प्रोटीन आर नाइट्रोजेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कि ये एक नाइट्रोजनस ऐसा कंपाउंड है प्रोटीन जो कि अमीनो एसिड्स से मिलकर के बनता है। यानी अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड्स एक दूसरे से पेप्टिक बॉन्ड के द्वारा, किसके द्वारा? पेप्टिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें कि अमीनो एसिड्स होते क्या हैं, अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स क्या हैं, तो अमीनो एसिड्स 3 प्रकार के होते हैं। एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दूसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और एक सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। अब हम समझेंगे इन तीनों में अंतर क्या है।
एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जिनका हमारे शरीर में पर्याप्त रूप में सिंथेसिस नहीं होता, यानी हमारी बॉडी उन अमीनो एसिड्स का पर्याप्त मात्रा में सिंथेसिस नहीं कर पाती, तो उनकी हमें आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्हें हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जैसे कि आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथिओनिन, फेनिलैलनाइन, थियोनिन, हिप्टोफॉन और वेलिन। ये क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, जो हमें डाइट में प्राप्त होते हैं। ऐसे ही दूसरे हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ऐसे अमीनो एसिड्स जो बॉडी हमारी सिंथेसाइज कर देती है पर्याप्त मात्रा में और जिनकी हमें डाइट में आवश्यकता नहीं होती, उन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं, जैसे एलानिन है, ग्लाइकोनिन है, प्रोलिन है, सीरिन है, टायरिसिन है, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारे शरीर में कुछ मात्रा में सिंथेसिस तो होते हैं, लेकिन इतनी मात्रा में सिंथेसिस नहीं होते जिससे उनकी पूर्ति हो सके। कुछ जो स्पेसिफिक वर्क होते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, उस कंडीशन में हमें उनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में, और हाई ग्रेड फीवर हो, यानी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हाई ग्रेड हो रहा हो, उस कंडीशन में हमें जिनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, जैसे आर्जिनिन है, हिस्टिडिन है, एक्सेट्रा। ये क्या है? सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये बात हो गई अमीनो एसिड्स और उसके टाइप्स की। अब बात करते हैं हम प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल प्रोटीन। तो अब बात करते हैं हम सिंपल प्रोटीन क्या है। सिंपल प्रोटीन मेड ओनली अमीनो एसिड्स, यानी अमीनो एसिड्स मिलकर के जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं, जैसे एल्बुमिन्स है, ग्लोबुलिन्स है, ग्लूटोलिन्स है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। अब दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है? जो कि जिस प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के साथ साथ अदर सब्सटेंस भी होता है, यानी कि प्रोटीन के साथ साथ अदर प्रोटीन सब्सटेंस भी पाया जाता है, उसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, तो ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि जिसमें नॉन प्रोटीन सब्सटेंस भी उपलब्ध होता है। तो इसमें नॉन प्रोटीन सब्सटेंस क्या है? प्रोटीन के साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन है। इस दूसरा एग्जाम्पल है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो ये एग्जाम्पल है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का। तीसरा है लाइपोप्रोटीन, जैसे कि लिपिड होता है प्रोटीन्स के साथ में, यानी कि प्रोटीन के साथ साथ जिसमें नॉन प्रोटीनिक सब्सटेंस भी जो पाया जाता है, उसे हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। तीसरा डेरिवेटिव प्रोटीन। डेरिवेटिव प्रोटीन क्या है? जिसमें सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का मिक्सचर होता है, यानी जिसमें सिंपल प्रोटीन भी होता है और साथ में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, दोनों मिलकर के जिस प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे हम ड्राइव्ड प्रोटीन कहते हैं। जो ड्राइव्ड प्रोटीन होता है उसका एग्जाम्पल है फैब्रिनोजेन। तो फैब्रिनोजेन इज ए ड्राइव्ड प्रोटीन। तो इसमें सिंपल प्रोटीन प्लस ग्लाइकोप्रोटीन दोनों हैं, इसलिए ये क्या है? ड्राइव्ड प्रोटीन है। फैब्रिनोजेन एग्जांपल ऑफ ड्राइव्ड प्रोटीन। अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं हमारे शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। यानी अभी तो हम तो टाइप्स की बात कर रहे थे, अब डेली रिक्वायरमेंट यानी हमारे शरीर को प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है। तो ये एक सिंपल सी चीज है कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट होती है पर डे प्रोटीन की। तो एक अंदाजा लगा लें, जैसे लगभग एडल्ट का वजन जो माना जाता है 60 से 70 किलो के बीच में माना जाता है, तो इस हिसाब से 65 ग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है एक एडल्ट को प्रोटीन की। ये लगभग हमने जो अंदाजा लगाया है, वैसे रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, यानी 1 किलो वजन वाले व्यक्ति को 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है पर डे। तो अब बात करते हैं हम डाइटरी सोर्स की, यानी ये हमें प्राप्त कहाँ से होता है। डाइट में जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है वो किन किन चीज़ों से होता है। तो इसके 2 सोर्स हैं, एक एनिमल सोर्स और दूसरा वेजिटेबल सोर्स।
जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है और वेजिटेबल से। तो पहले बात करते हैं हम एनिमल सोर्स की, तो जिसमें मीट यानी मांस से, एग, फिश, मिल्क, चीज एंड लिवर, इनसे हमें डाइटरी सोर्स में जो प्रोटीन प्राप्त होता है। ऐसे ही वेजिटेबल सोर्स है जिसमें पल्सेस हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं और सीरियल्स हैं, इनसे हमें वेजिटेबल से जो प्राप्त होता है प्रोटीन। यानी अगर हम बात करें कि जो सीरियल्स है उससे लगभग 6 से 13 ग्राम पर 100 ग्राम में सीरियल्स में हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। और अगर हम बात करें पल्सेस की तो 21 से 28 ग्राम पर 100 ग्राम पल्सेस में हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। अगर हम इसी रेंज में मीट की बात करें तो मीट से हमें लगभग 18 to 26 ग्राम पर 100 ग्राम मीट से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और एग से लगभग 13 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम एग से हमें प्राप्त होता है। और अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क से 3.2 to 4.3 ग्राम पर 100 ml से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये बात हो गई डाइटरी सोर्सेज की जिससे हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। अब बात करेंगे हम फंक्शंस की। प्रोटीन का फंक्शन क्या है ह्यूमन बॉडी में, प्रोटीन करता क्या है? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, प्रोटीन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एक इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 kcal लगभग 4 kcal ऊर्जा प्राप्त होती है हमें 1 ग्राम प्रोटीन से। तो सबसे पहला फंक्शन तो हो गया कि प्रोटीन से हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है, तो एनर्जी का सोर्स है। दूसरा, प्रोटीन हेल्प फॉर द बॉडी बिल्डिंग, यानी हमारे शरीर की जो बॉडी का निर्माण करने में प्रोटीन मदद करता है। और प्रोटीन हेल्प फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यू, यानी हमारी बॉडी के जो टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में प्रोटीन मदद करता है। एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रेगुलेट मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस, यानी जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बॉडी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, जैसे मायोसिन है, एक्टिन है, एक्सेट्रा। तो और हम बात कर रहे थे अभी फंक्शन ऑफ प्रोटीन की। अब हम बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, यानी अगर हम पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन यानी 1 ग्राम केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से हमें आवश्यकता है और हम नहीं लेते हैं डाइट में, तो उससे कौन कौन सी डिजीज क्रिएट हो सकती हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर प्रोटीन की कमी एक इन्फेंसी यानी कि इन्फेंट में अगर प्रोटीन की कमी होती है तो उस कंडीशन में मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर प्रोटीन की कमी एक नवजात में होती है, इन्फेंसी एज में होती है, तो उस कंडीशन में मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर यही प्रोटीन की कमी चिल्ड्रन एज में होती है तो क्वाइस्कॉर एंड मेरास्मस जो कि प्रोटीन एंड कैलोरी की कमी से होता है वो डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और अगर प्रोटीन की कमी प्रेगनेंसी के दौरान हो तो उसके कारण लो बर्थ वेट बेबी होने के चांसेस होते हैं, यानी उसके कारण जो माता के गर्भ में बच्चा होता है उसकी सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो लो बर्थ वेट रह जाता है। इसलिए प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो ये बात की हमने डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की। अब बात करेंगे ओवर कंजप्शन ऑफ प्रोटीन। अगर हम ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में हम प्रोटीन लेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फैट सेल्स बनेंगे और ओबेस यानी मोटापा होने के चांसेस होंगे। और मोटापे के कारण ही जब ओवरवेट हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ओवर कंजप्शन ऑफ प्रोटीन हो रहा है तो ओबेस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एक्सेट्रा डिजीज डेवलप हो सकती है। तो ये बात की आज हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही प्रोटीन की। अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ही अगला पार्ट एक न्यूट्रिएंट्स है और वो है फैट या लिपिड्स। तो अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ही एक न्यूट्रिएंट्स है जिसका नाम है लिपिड या फैट। तो अब हम बात करेंगे लिपिड्स की।
लिपिड्स और फैट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में ही अब बात करेंगे हम लिपिड्स एंड फैट, यानी लिपिड्स या उसको हम क्या कहते हैं, फैट। तो सबसे पहले लिपिड्स क्या है? ए सब्सटेंस such as a fat oil that dissolve in the alcohol but not in water is called lipid। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो फैट और ऑयल का होता है, जो कि डिसॉल्व किस में होता है, एल्कोहल में, लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, उसे हम लिपिड्स कहते हैं या फैट कहते हैं। लिपिड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और लिपिड्स में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन ऑफ लिपिड्स की। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स यानी लिपिड्स तीन प्रकार के होते हैं, एक सिंपल लिपिड्स, दूसरा कंपाउंड लिपिड्स और तीसरा ड्राइव्ड लिपिड्स। तो अब बात करते हैं हम सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। These are esters of fatty acid and glycerol. Oils and fat are called simple lipids। यानी ऑयल्स और फैट को हम क्या कहते हैं, सिंपल लिपिड कहते हैं। ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल के ईस्टर्स होते हैं, यौगिक होते हैं, जिसे हम ऑयल, फैट्स यानी सिंपल लिपिड्स कहलाते हैं। ऑयल्स लिक्विड्स आर 20 डिग्री सेंटीग्रेड while fats are solid in 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि जो ऑयल है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड रूप में होता है, और फैट्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ठोस रूप में होता है उसे हम फैट कहते हैं। तो ये तो बात हो गई सिंपल लिपिड्स की। अब बात करते हैं कंपाउंड लिपिड्स क्या है। कंपाउंड लिपिड्स कंटेन इन एडिशन ऑफ फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल एंड सम अदर ऑर्गेनिक। यानी इसमें जो सिंपल लिपिड्स है उसमें क्या था, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, और इसमें कंपाउंड यानी उसके साथ साथ सिंपल जो लिपिड्स है उसके साथ में अदर सब्सटेंस भी होता है, जैसे कि फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये इसके साथ में होते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड्स का एग्जांपल है लेसिथिन एंड सीफालिन, और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो जैसे कि सेरिब्रोसाइड्स और गैंग्लियोसाइड्स एक्सेट्रा। तो ये इसके साथ में फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल के साथ में होते हैं, इससे उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। और अब बात करते हैं ड्राइव्ड लिपिड्स की। तो ड्राइव्ड लिपिड्स दीज इंक्लूड स्ट्रॉल्स, फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल। यानी इसमें फैटी एसिड्स, एल्कोहल एंड स्ट्रॉल्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड लिपिड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कैरोटीनॉइड एक्सेट्रा। तो अब बात करते हैं हम डाइटरी सोर्स की। ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स हो गया। अब बात करते हैं डाइटरी सोर्स की। तो डाइटरी सोर्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या होता है, यानी फैटी एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द फैट इन आवर बॉडीज एंड इन द फूड वी ईट। जो हम फूड खाते हैं उसमें हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं, वो फैटी एसिड मिलकर के फैट का निर्माण करते हैं, तो उसे हम फैटी एसिड्स कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम डाइटरी सोर्स ऑफ फैट की, यानी कि हमें फैट प्राप्त कहाँ से होता है, फैटी एसिड्स जो होते हैं हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो फैटी एसिड्स हमें घी, सनफ्लावर, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिश ऑयल, एलमंड ऑयल, मीट, एग और बटर से प्राप्त होता है। अगर आपको ये जानना है कि डाइटरी सोर्स में सबसे ज्यादा मात्रा में फैट कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो है घी। घी में 100% फैट होता है। कितना होता है, 100% फैट। एंड सनफ्लावर की अगर हम बात करें तो इसमें 56% फैट होता है। और अगर हम बात करें सोयाबीन ऑयल की, तो सोयाबीन ऑयल में लगभग 51% होता है। और घी के बाद अगर दूसरे नंबर पे आता है तो वो है बटर, जिसमें कि 81% के लगभग फैट पाया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें मीट और एग की, तो मीट में 13.3% और एग में लगभग 12.5% फैट पाया जाता है। तो अब बात करते हैं हम, ये तो बात हो गई डाइटरी सोर्स, यानी हमारी डाइट में हमें फैट कहाँ से मिलता है। तो अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फैट, यानी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट कितनी होती है फैट्स की, आवश्यकता कितनी है पर डे। तो 20 ग्राम पर डे इन एडल्ट, यानी कि फैट की जो आवश्यकता है वो हमें 20 ग्राम पर डे इन एडल्ट। और अगर बात करें हम प्रेग्नेंस वुमेन, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो महिला है उसे
जो फैट की आवश्यकता होती है वो है 30 ग्राम पर डे। और अगर हम बात करें लैक्टेशन की, यानी कि जो दूध पिलाने वाली माता हैं, जो बच्चे को दूध पिला रही होती हैं, उन माताओं को जो फैट की आवश्यकता होती है वो है 45 ग्राम पर डे। तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट ऑफ फैट। इसके बाद में बात करते हैं फंक्शन, यानी कि जो फैट है हमारी बॉडी में करता क्या है, मेन फंक्शन क्या है बॉडी का। तो आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर में जो फैट है वो हमें एनर्जी का सोर्स है, वो एनर्जी प्राप्त होती है हमारी बॉडी को फैट से। तो 1 ग्राम फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी 9 KCl हमें प्राप्त होता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी प्रोटीन की या कार्बोहाइड्रेट की, तो वो 4 KCl प्राप्त होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम प्रोटीन में, लेकिन फैट में उससे ज्यादा 9 KCl प्राप्त होता है। तो ये तो बात कर रहे थे हम फंक्शन की। तो फंक्शन में सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी वो क्या है, लिपिड्स या फैट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद में फैट आवर सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, फैटी एसिड जिसकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, वो एक सोर्स है, फैट के द्वारा ही हमें वो प्राप्त होते हैं। द फैट लेयर बिलो द स्किन इज इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। और ये क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को हमारी बॉडी में। तो ये इसके क्या हो गया, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स सच एज ए, डी, ई और के। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं ए, डी, ई और के, जो क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, उनको एब्सॉर्ब करता है फैट, उसके लिए मदद करता है, क्योंकि ये फैट में घुलनशील होते हैं, तो इसलिए फैट आवश्यक है विटामिन ए, डी एंड के एब्सॉर्प्शन के लिए। तो ये तो बात हो गई मेन फंक्शन इन द बॉडी ऑफ फैट। उसके बाद में अब बात करते हैं हम डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्टोरेज जो फैट का होता है वो एडिपोज टिश्यू में होता है, ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में हमारी बॉडी में। तो अब बात करते हैं हम डेफिशिएंसी, यानी कि अगर हम फैट की मात्रा कम ले रहे हैं तो उस कंडीशन में कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो इसी रेंज में जो अगर डेफिशिएंसी है अगर फैट की, तो उस कंडीशन में फेरिनोडर्मा हो सकता है, गोचर डिजीज। फेरिनोडर्मा जो होता है वो उसको टो स्किन भी बोलते हैं, यानी ड्राई स्किन हो जाती है, रफ स्किन हो जाती है, उसको फेरिनोडर्मा बोलते हैं। गॉचर्स डिजीज भी हो सकती है और टे स्केस डिजीज भी हो सकती है। टे सेक्स डिजीज जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ फैट या लिपिड्स के कारण होती है। इसके बाद में अब बात करते हैं ओवर कंजम्पशन, यानी हम ज्यादा मात्रा में अगर फैट ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, क्योंकि फैटी सेल्स हम ज्यादा लेंगे तो फैट का निर्माण होगा एडिपोज टिश्यू में, और उससे ओबेसिटी यानी मोटापा हो सकता है। उसके बाद में कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जब फैट ओबेस यानी मोटापा ज्यादा हो जाता है। और कैंसर, क्योंकि ज्यादा फैट सेल्स बनने लग जाए तो कैंसर के चांसेस होते हैं। तो ये बात की थी हमने लिपिड्स और फैट की। अब बात करते हैं हम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वाटर, यानी वाटर क्या है और हमें कितनी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, और एसेंशियल एक्टिविटी के लिए बहुत आवश्यक है वाटर। हमारा जो शरीर है लगभग 60 to 70% वाटर से बना हुआ है, यानी हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है। तो अब बात करेंगे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स वाटर। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं हम अब। ये वाटर, यानी वाटर मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी, यानी पानी की हमारे शरीर में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। हमारा शरीर लगभग 60 से 70% पानी से निर्मित है, यानी हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है। तो अब बात हम करते हैं कि पानी क्या होता है। वाटर जिसका फॉर्मूला है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के पानी का निर्माण होता है। तो वाटर इज ए केमिकल कंपाउंड कंसिस्टिंग 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एटम। द नेम वाटर टिपिकली रेफर्स टू द लिक्विड स्टेट ऑफ द कंपाउंड, यानी जो पानी है वो लिक्विड रूप में होता है उसको हम पानी कहते हैं, लेकिन अगर वो ठोस रूप में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, आइस यानी बर्फ। और अगर ये भाप के रूप में हो
तो उसको स्टीम बोलेंगे। जब वो हॉट यानी गर्म हो जाता है तो वो स्टीम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम उसे फ्रीजर में रख देते हैं, फ्रीज कर दें, तो वो आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर यानी इसी का रूप है आइस या स्टीम। वाटर जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बनता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि ह्यूमन बॉडी कंटेन अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ वाटर। तो अब बात करते हैं कि वाटर का जो फंक्शन है वो क्या है, यानी वाटर हमारे शरीर में करता क्या है। तो वाटर का सबसे मेन फंक्शन है वाटर टेम्परेचर रेगुलेटिंग, यानी वाटर क्या है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करता है। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी टिश्यू, स्पाइनल कॉर्ड एंड जॉइंट्स। इनको प्रोटेक्ट करता है बॉडी टिश्यू को, स्पाइनल कॉर्ड को, जॉइंट्स को। इट हेल्प क्रिएट स्लाइवा, यानी स्लाइवा का सीक्रेशन करने में ये हेल्प करता है। एंड इट हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और ये कॉन्स्टिपेशन से भी बचाव करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ग हैं। ये हमारे शरीर में 2 रूप में स्टोर रहता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में। यानी किन 2 रूपों में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में ये जो हमारे शरीर में 60 से 70% जो वाटर होता है उसका लेवल लगभग 70% इंट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में होता है और लगभग 30% एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में स्टोर रहता है। तो ये तो हमने बात की थी वाटर के फंक्शन की और उसके स्टोरेज की। अब बात करते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों से होता है। अब बात करते हैं हम इसके सोर्स ऑफ वाटर की, यानी कि हमें ये प्राप्त होता है वाटर। तो ये 2 रूप में हमें प्राप्त होता है सोर्स ऑफ वाटर, एक एक्सोजीनियस सोर्स और इंडोजीनियस सोर्स। एक्सोजीनियस सोर्स जैसे हम डाइट से प्राप्त करते हैं, और इंडोजीनियस सोर्स जो हमारे अंदर यानी हमारे शरीर में जिसका निर्माण होता है। तो एक्सोजीनियस सोर्स जैसे वाटर, हम ओरली वाटर पी रहे हैं कोकोनट के द्वारा, बटर मिल्क के द्वारा, मिल्क के, फ्रूट जूस, वेजिटेबल एक्सेट्रा खाने में, सब्जी के रूप में, इन सब के रूप में हमें वाटर जो प्राप्त होता है वो लगभग 1.5 से 2 लीटर पर डे हमें प्राप्त होता है ओरली जब हम या लिक्विड के रूप में है या बैलेंस डाइट के रूप में या डाइट में जो भी ले रहे हैं उनमें हमें जो प्राप्त होता है वो 1.5 से 2 लीटर प्राप्त होता है। और इंडोजीनियस सोर्सेज जैसे न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा, इनसे हमें प्राप्त होता है लगभग 300 ml, यानी 300 ml लगभग हमें किससे प्राप्त होता है, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म के द्वारा मेजर न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म होता है उसके द्वारा हमें जो प्राप्त होता है वो लगभग 300 ml पर डे। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। एवरेज डेली इनटेक और आउटपुट इन एडल्ट, यानी कि शरीर में हम कितना पानी ओरली रोजाना प्राप्त करते हैं शरीर में और कितना हम एक्सक्रीट यानी बाहर निकालते हैं आउटपुट। इनपुट और आउटपुट डेली एवरेज। तो सबसे पहले हम इनपुट की बात करेंगे। तो ओरली हम लिक्विड रूप में लेते हैं लगभग 1200 ml। वाटर इन फूड यानी फूड में खाने के पदार्थों में डाइट में हम लेते हैं 1000 ml यानी 1000 ml। और वाटर प्रोड्यूस्ड इन मेटाबॉलिज्म, हमने भी बताया था कि इंडोजेनियस सोर्स जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो वो लगभग 300 ml लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन उनसे प्राप्त होता है मेटाबॉलिज्म के द्वारा, तो 300 ही होगा। तो टोटल हो गया 2500 ml लगभग हम इनपुट यानी ओरली देते हैं, यानी हमारा शरीर प्राप्त करता है। और अब आउटपुट की बात करें तो पर डे हमारे शरीर से एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू 500 ml, स्टूल के थ्रू 200 ml, लंग्स के थ्रू वाष्पीकरण होकर के 300 ml और स्किन के थ्रू स्वेट के द्वारा और रेडिएशन के द्वारा बर्न होता है और ये लगभग 500 ml। तो इस तरीके से 2500 लगभग 2500 ml आउट। तो ये तो हमने बात की थी एवरेज डेली इनटेक और आउटपुट चार्ट, यानी हम कितना पानी रोजाना प्रत्येक दिन लेते हैं और कितना हम एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं। अब बात करते हैं रिकमेंडेशन रिक्वायरमेंट। रिकमेंडेशन रिक्वायरमेंट यानी कि EFSA यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हमें पर डे 2 से 3 लीटर पानी जरूर लेना चाहिए इन मेल को, और फीमेल को लगभग 1.5 से 2.5 लीटर पर डे लेना चाहिए। ये रिकमेंडेशन रेट है। अब बात करते हैं डेली रिक्वायरमेंट, यानी हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट कितनी है, तो वो है 1 लीटर पर डे इन एडल्ट।
यानी कम से कम मिनिमम 1 लीटर पानी एडल्ट को जरूर लेना चाहिए। आवश्यकता होती है हमारे शरीर को डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की। यानी ये तो रिकमेंडेशन थी कि हमें कितना लेना चाहिए, 2 से 3 लीटर पानी लेना चाहिए, और फीमेल्स में 1.5 से 2.5 लीटर लेना चाहिए, और डेली रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की मिनिमम जो है 1 लीटर पर डे इन एडल्ट में, और 165 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इन्फेंसी एज में, यानी इन्फेंट को 165 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए लिक्विड यानी वाटर। और वो जो बच्चे न्यूबॉर्न होते हैं उनको तो माता के दूध से प्राप्त होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि माता ब्रेस्ट मिल्क में लगभग 88% वाटर होता है, तो बच्चों को उसी से प्राप्त हो जाता है। और अब बात करते हैं हम, ये तो बात हो गई डेली रिक्वायरमेंट की। स्टोरेज हमने बता ही दिया, वाटर का स्टोरेज 2 रूप में होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में। यानी 70% जितना हमारी बॉडी में वाटर है उसका लगभग 70% हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड के रूप में स्टोर रहता है और 30% एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो ये बात कर रहे थे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, यानी जो न्यूट्रिएंट्स का फर्स्ट पार्ट है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमने बताया था कि 2 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी हमें बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे शरीर को कम मात्रा में और एसेंशियल फंक्शंस के लिए ही आवश्यकता होती है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो इस जो लेक्चर है इसमें हमने बात की थी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जो हमारा न्यूट्रिएंट्स सेकंड जो डिस्कशन होगा उस पर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने इसको समझा भी होगा। अगर इसके बारे में कोई भी क्वेरी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे चैनल मिनी न्यूटैम्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एक पास में बेल होती है उसको जरूर दबाइए, जिससे कि हमारा जो भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।